सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम अभ्यास सागर के पाठ 19 जिसका शीर्षक है जीवन का सच, उसका अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं बच्चों। उसमें दो उपविषय दिए गए हैं, व्यंजन संधि एवं अपठित गद्यांश। तो आइए शुरू करते हैं जीवन का सच पाठ 19 अभ्यास सागर से। प्रश्न नंबर 1 में नीचे लिखे शब्दों में संधि के बाद हुए परिवर्तन को ध्यानपूर्वक देखिए। कुछ संधि के हमें यहाँ उदाहरण दिए गए हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि किस संधि के उदाहरण है ये व्यंजन संधि के उदाहरण है। नीचे हमें परिभाषा दी गई है। शब्दों में पूर्व पद के अंत में व्यंजन है और उत्तर पद के प्रथम वर्ण व्यंजन और स्वर हैं। संधि करने पर वे व्यंजन में परिवर्तित हो गए हैं इन उदाहरणों में, अर्थात व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन मिलने पर जो विकार अर्थात परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। आइए उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। सत जमा गति। अब त जो हलंत रूप में हमारे पास दिया गया है, ये त वर्ण व्यंजन है, आगे गति शब्द है, इसलिए त में जो मात्रा लगी है वो स्वर है। तो त तृतीय वर्ण में बदल जाएगा त थ द, इसलिए हो गया सदगति। सम जमा भाव। व्यंजन संधि में जहां म हलंत रूप में होता है वहां उसको अनुस्वार रूप में प्रयोग करते हैं, इसलिए जब हमने संधि की तो दोनों शब्दों की संधि बनी संभव। सम जमा कल्प, यहाँ भी इस उदाहरण में यही नियम आएगा। म हलंत रूप में है, इसलिए जब हम इन दोनों शब्दों की संधि करेंगे तो एक शब्द बनेगा संकल्प, उसमें हमने म का प्रयोग अनुस्वार रूप में किया है। सत जमा गति। अब पहले उदाहरण की तरह इस उदाहरण में भी जो त वर्ण है हमारा वो व्यंजन है और आगे ई की मात्रा है दूसरे उत्तर पद में, तो इसमें त तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा त थ द, इसलिए सदगति। आइए प्रश्न नंबर 2 करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में हमें बताया गया है कि व्यंजन संधि के नियमों के बारे में हमने जो पाठ 16 में पढ़ा है, अब हम इस पाठ के माध्यम से व्यंजन संधि के कुछ और नियमों के बारे में जानेंगे। प्रश्न नंबर 2 में हमें संधि के बाद हुए परिवर्तनों को बताया गया है। अनु जमा छेद। अनु हमारा पूर्व पद है और छेद हमारा उत्तर पद है। यहाँ हमें यह बताया गया है कि व्यंजन संधि में जहां जमा के निशान के बाद उत्तर पद में छ पहला वर्ण होता है, उसके पीछे आधा च लग जाता है। यह व्यंजन संधि का नियम है। जैसे परिभाषा में भी दिया गया है कि दूसरे शब्द का पहला व्यंजन छ हो तो छ से पहले च का प्रयोग किया जाता है। आइए उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। अनु जमा छेद अनुच्छेद, स्व जमा छंद स्वच्छंद, आ जमा छादन आच्छादन। अब प्रश्न नंबर 3 में हमें शब्दों में संधि करने के लिए कहा गया है। आइए इन शब्दों की संधि करके देखते हैं। छत्र जमा छाया। अब छ वर्ण है द्वितीय, इसलिए यहाँ भी आधा च लगेगा, छत्र छाया। वि जमा छेद विच्छेद, परि जमा छेद परिच्छेद, संधि जमा छेद संधि छेद। प्रश्न नंबर 4 में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें संधि के बाद परिवर्तनों को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे कि ये संधि में परिवर्तन कैसे आए। सम जमा कल्प संकल्प, क्योंकि यहाँ म हलंत रूप में है, जैसा मैंने आपको पीछे बताया है कि जहां म हलंत रूप में हो उसे हम अनुस्वार रूप में प्रयोग करते हैं, इसलिए शब्द बना संकल्प। सम जमा बंद संबंध, क्योंकि स के बाद म जो हलंत रूप में है वो अनुस्वार के रूप में प्रयोग होगा। सम जमा तोष संतोष। यहाँ न का स्वर है पर व्यंजन संधि का नियम है, जहां न का स्वर भी अनुस्वार के रूप में होता है वहां भी जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो म हलंत रूप में लिखा जाता है। सम जमा तोष संतोष, यहाँ स्वर जो है वो न का अनुस्वार रूप में आधे न का। सम जमा वहन संवहन, सम जमा योग संयोग। प्रश्न नंबर 5 में हमें कुछ और उदाहरण दिए गए हैं संधि के ही। आइए उन संधि के उदाहरणों को करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि शब्दों में जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण म है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण यदि व्यंजन हो तो वहां संधि होने पर दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण होता है वो अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में अर्थात अनुस्वार में बदल जाता है, तथा
य और व वाले शब्दों में वह अनुस्वार में रूपांतरित हो गया है, यहाँ शब्दों में यह रूपांतरित हो जाता है। म के बाद क से म तक, क से म का अभिप्राय है यहाँ कवर्ग से लेकर पवर्ग के अंतिम वर्ण म तक। कोई भी व्यंजन आए तो म उस वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है और म के बाद य, र, ल, व, श, स और स आने पर अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। आइए इसको और अधिक क्लियर करते हैं उदाहरणों के माध्यम से। प्रश्न नंबर 5 में हमें जो संधि करने को दी गई है उसमें हमें बताया गया है कि अहम शब्द जो है उस अहम के अंतिम वर्ण में हमारे पास म हलंत रूप में है और आगे कार है। कार का वर्ग का पहला वर्ण है, इसलिए जब हम इसकी संधि करेंगे तो इस म को हम अनुस्वार रूप में प्रयोग करेंगे अहंकार। सम जमा घात संघात, सम जमा भव संभव, सम जमा रक्षण संरक्षण। ये य र ल में से यहाँ र शब्द जो है हमारा र प्रयोग हुआ है वर्ण रक्षण में। सम जमा बात संवाद। प्रश्न नंबर 6 में हमें संधि विच्छेद करने के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका प्रयोग अनुस्वार रूप में हुआ है, पर जब हम उनका संधि विच्छेद करेंगे तो आइए नियमों के अनुसार जानते हैं कि संधि विच्छेद किस प्रकार से होगा। पहला शब्द हमें प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है संजय। अब यहाँ न का स्वर है, पर जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो व्यंजन संधि के नियमों के अनुसार विच्छेद का जो शब्द है वो होगा सम जमा जय। जो पूर्व पद है उसमें म और दूसरा जय होगा उत्तर पद। संपूर्ण, यहाँ म का स्वर है, सम जमा पूर्ण संपूर्ण। संजीवनी, यहाँ न का स्वर है पर हमारी व्यंजन संधि के नियम के अनुसार जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो न के स्वर में भी म लिखा जाता है। सम जमा जीवन संजीवन। संसार, यहाँ भी न का स्वर है पर म हलंत रूप में लिखा जाएगा सम जमा सार संसार। संशय, यहाँ भी न का स्वर है, सम जमा शय संशय। प्रश्न नंबर 7 में हमें कुछ संधि के हल किए गए उदाहरण दिए गए हैं। सम जमा मुख सम्मुख, सम जमा मान सम्मान। और आगे जो उदाहरण दिए गए हैं उसमें हमें ये बताया गया है कि शब्द का अंतिम व्यंजन म है और जो दूसरा शब्द है हमारा उसका पहला व्यंजन भी म है। अंतर केवल इतना है कि जो पूर्व पद का म है वो हलंत रूप में है और जो उत्तर पद है जो जमा के निशान के बाद है वो पूरा म है। जब ऐसी स्थिति हो तो संधि करने पर शब्द के म में कोई परिवर्तन नहीं आता है। म के बाद म आने पर द्वित्व म लिखा जाता है, अर्थात दो म लिखेंगे हम, वहां अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता। अर्थात म हलंत रूप में जब आए या न हलंत रूप में जब आए तो उसको हम आधा न और पूरा न ही लिखते हैं आगे जोड़कर, वहां अनुस्वार का प्रयोग अक्षर पर नहीं होता है। आइए उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं बच्चों। सम जमा मति सम्मति। अब जो सम शब्द पूर्व पद है हमारे पास उसमें म हलंत रूप में है और जमा के निशान के बाद उत्तर पद में म पूर्ण दिया गया है। जब हम इनकी संधि करेंगे तो व्यंजन संधि के नियम के अनुसार द्वित्व म अर्थात दो म लिखे जाएंगे। म जमा म हो जाएगा सम्मति, सम जमा मोहन हो जाएगा सम्मोहन। अब प्रश्न नंबर 9 में हमें कुछ हल किए गए उदाहरण दिए हैं जिसमें हमारा व्यंजन संधि का जो नियम है वो थोड़ा सा परिवर्तित होता है हमारा वर्ण के अनुसार। भूष जमा अण, इस में हमें ये बताया गया है कि री र श के बाद अगर न का प्रयोग होता है तो न वर्ण हमारा जो अंतिम वर्ण है वो अण में परिवर्तित हो जाता है। भूष जमा अन बन गया भूषण। तर जमा न, अब न अण में परिवर्तित हो गया तरण। री जमा न ऋण। याद रखने योग्य हमें यहाँ जो व्यंजन संधि में नियम है वो यह है कि री र और श के बाद न हो और इन दोनों के बीच में अगर कोई स्वर आ जाए मात्रा के रूप में, क वर्ग और प वर्ग का कोई वर्ण आ जाए, जैसे क ख ग घ य इसमें से कोई आए या प फ ब भ म में से कोई वर्ण आ जाए तो अनुस्वार या य व ह हो तो न का हमारा रूप
अण हो जाता है। प्रश्न नंबर 10 में हमें बताया गया है कि परिजमा नाम। अब यहाँ न जो हमारा उत्तर पद है वो भी ण में परिवर्तित हो जाएगा। परिजमा नाम परिणाम, त्रिश जमा ना तृष्णा, प्र जमा मान प्रमाण। इस तरह हमें पता लगा कि जब हमारे पास न हो पूर्व पद तो वह अण में परिवर्तित हो जाता है। शोषण जमा अन दिया गया है। अब शोष जमा अन जब है तो वो भी न अण में परिवर्तित हो जाएगा क्योंकि अ स्वर है। हर जमा न हरण। प्रश्न नंबर 11 में हमें अब व्यंजन संधि का एक और नियम दिया गया है, अभी जमा सेक। अभी शेक बन जाएगा, क्यों? क्योंकि स जो है वो श में परिवर्तित हो जाता है। नी जमा सिद्ध निषिद्ध, सु जमा सुप्ति सुसुप्ति। यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण कोई स्वर हो, जैसा भ में ई की जो मात्रा लगी है वो स्वर है और स में ए की जो मात्रा लगी है वो भी स्वर है, तो अगर इस तरह से हो और उत्तर पद में स हो तो स का श हो जाता है, वो श षटकोण में परिवर्तित हो जाएगा। यही कारण है कि ऊपर दिए गए उदाहरणों में सेक का शेक बन गया है। अब आइए प्रश्न नंबर 12 में समझते हैं कि शब्दों की जो संधि हमने की है उसमें स श के रूप में परिवर्तित कैसे हो गया है। नी जमा सेघ दिया गया है हमें, न में स्वर है नि। जब इसको हमने स में ए के साथ जोड़ा तो निषेध बन गया वो निषेध के स्थान पर। परिजमा सद परिसद, सुजमा सुप्त सुसुप्त। क्योंकि स जो है हमारे पास दिया गया, स में ऊ का स्वर है, जब हम उसको जमा के निशान वाले स से जोड़ेंगे तो वो श बन जाएगा। विजमासम विषम, अभिजमा सिक्त अभिसिक्त। तो इस तरह हमारी व्यंजन संधि इन उदाहरणों के माध्यम से पूर्ण हुई। आशा करती हूँ कि ये संधि आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब प्रश्न नंबर 13 करते हैं बच्चों, जिसमें हमें एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़कर हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर इसी गद्यांश में से चुनने हैं। गद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर छांटने के लिए सबसे पहले ये आवश्यक है कि हम गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ें और उसमें जो कठिन शब्द दिए गए हैं उन कठिन शब्दों के अर्थों को साथ में समझें, तभी हम इस गद्यांश के कार्य को करने में पूरी तरह से सफल हो पाएंगे। तो आइए सबसे पहले इस गद्यांश का पठन कार्य शुरू करते हैं। सही समय पर सही चुनाव न करने वाला व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बुरी तरह असफल हो जाता है। जीवन का सफल कलाकार वह है जो अपने हर काम में सावधानी पूर्वक चुनाव करता है। चुनाव में सावधानी न बरतने वाला और बिना सोचे समझे गलत चुनाव कर लेने वाला व्यक्ति लाख प्रयत्न करने पर भी, प्रयत्न का अर्थ है कोशिश, अपने जीवन को उचित और सफल मोड़ नहीं दे पाता है। जो व्यक्ति अपने खाने पीने, खेलने कूदने, पढ़ने लिखने और मित्रों के साथ मनोरंजन के कार्यक्रमों में चुनाव करते समय सावधानी नहीं बरतता, उसकी दशा उस पेटू जैसी हो जाती है जो अनाप शनाप अर्थात व्यर्थ की चीजें, बेकार की चीजें जो भी सामने आता है खाए जाता है और अपना स्वास्थ्य चौपट कर बैठता है अर्थात बिगाड़ देता है। होना यह चाहिए कि हम ये सोच समझ कर तय करें कि हमें किस समय उठना है, किस समय सोना है, हमें क्या, कितना और कब, क्या और किस तरह पहनना है, हमें किन लोगों को मित्र बनाना है और किन से थोड़ी दूरी बनाए रखनी है। आशा करती हूँ कि सभी बच्चों को यह गद्यांश पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही सरल गद्यांश है। तो आइए प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न हमें गद्यांश का दिया गया है, कैसे लोग जीवन को सफल नहीं बना पाते और क्यों? तो हमारे पास इसका स्पष्ट उत्तर दिया गया है, वो लोग जो सही समय पर सही का चुनाव नहीं कर पाते, वो जीवन को सफल नहीं बना पाते, क्योंकि वह सही निर्णय लेने वाले समय को बर्बाद कर चुका होता है या कर चुके होते हैं। प्रश्न नंबर 2, ठीक चुनाव न करने वाले व्यक्ति की तुलना पेटू व्यक्ति से क्यों की गई है? पेटू व्यक्ति है उसे कहा गया है जो हमेशा खाता रहता है। ठीक चुनाव न करने वाले व्यक्ति की तुलना
पेटू व्यक्ति से इसलिए की गई है क्योंकि वो स्वास्थ्य की चिंता किए बिना अनाप शनाप खा लेता है। प्रश्न नंबर 3, ठीक दिनचर्या के लिए क्या क्या सावधानियां आवश्यक हैं? आइए उत्तर करते हैं इसका। ठीक दिनचर्या के लिए यह सावधानियां आवश्यक हैं कि हम अपने उठने, सोने, पहनने, खाने का समय और तरीका निश्चित करें। घ भाग में मित्र बनाने में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? मित्र बनाने में हमें यह सावधानी बरतनी चाहिए कि किन लोगों को मित्र बनाना है और किन से दूरी बनाए रखनी है। इस बात का हमें ज्ञान होना चाहिए। यह में हमें जो अंतिम प्रश्न दिया गया है, जीवन का सफल कलाकार किसे कहा गया है, अर्थात जीवन को जीने की कला किसको आती है? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। जीवन का सफल कलाकार उसे कहा गया है जो अपने हर काम का सावधानी पूर्वक चुनाव करता है। अब हमें अगले प्रश्न नंबर 14 में शब्दों का संधि विशेष जो दिया गया है, ये पुनरावृत्ति कार्य है। अब तक हमने संधि के विभिन्न उदाहरण किए। अब स्वर और व्यंजन संधि के हमें मिले जुले उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, जिससे हम संधि का पुनरावृत्ति या दोहराई कार्य करेंगे। आइए बच्चों शुरुआत करते हैं। सु जमा आगत, ये पहला उदाहरण हमें दिया गया है। स में ऊ का स्वर है। जब स्वर के साथ स्वर की संधि होती है तो इस तरह से शब्द बनता है स्वागत। स आधा हो जाएगा। गण जमा ईश में अण के बाद का स्वर है और आगे बड़ी ई है, तो ये ए के स्वर में परिवर्तित हो जाता है गणेश। धन जमा एशना, न में अ का स्वर है। अ जब ए के साथ जुड़ेगा तो धनेशना, ए के स्वर में परिवर्तित हो जाता है। उत जमा नति, उन्नति, क्योंकि त है तो त अपने अंतिम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। त थ द ध न। अब त अलंत रूप में, इसलिए हम न को आधा लिखेंगे उन्नति। शरत जमा उल्लास, यहाँ त हलंत रूप में है, ये अपने तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। त थ द शरदोल्लास। प्रश्न नंबर 15 में हमें कुछ मुहावरे दिए गए हैं वाक्य में। हमने उन मुहावरों को छांटकर लिखना है। आइए शुरू करते हैं। क भाग में परस्पर विरोधी दलों का सहारा लेना अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो जो मुहावरा इसमें प्रयुक्त हुआ है बच्चों, वो है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अर्थात अपना ही नुकसान करना। ख भाग इनकम टैक्स अधिकारी को दल बल सहित आया देखकर सेठ जी के हाथों के तोते उड़ गए। हाथों के तोते उड़ना का अर्थ है परेशान हो जाना, घबरा जाना। ग भाग योग्य बच्चे अपने माता पिता की बुढ़ापे की लाठी बनते हैं। बुढ़ापे की लाठी यहाँ मुहावरा प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा। घ भाग में हमें जो वाक्य दिया गया है उसमें जो मुहावरा प्रयोग हुआ है, बिल्ली को देखकर चूहा रफू चक्कर हो गया। रफू चक्कर होना मतलब भाग जाना। यह भाग में झांसी की रानी की गाथा सुनकर विदेशी भी दांतों तले उंगली दबा बैठे, अर्थात हैरान हो गए। तो यहाँ मुहावरा प्रयोग हुआ है दांतों तले उंगली दबाना। अब हमें नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके हमने विशेषण शब्द बनाने हैं। तो बच्चों इन संज्ञा शब्दों के माध्यम से हम विशेषण शब्द बनाएंगे। हमें जो वीरता शब्द दिया है वो अपने आप में विशेषण है वीर शब्द का, तो वीर यहाँ संज्ञा शब्द है। शुद्धता, शुद्धता भी विशेषण रूप है, इसलिए शुद्ध शब्द है। हर्ष का हर्षित, तर्क का तार्किक, मर्यादा का मर्यादित और श्रद्धा का श्रद्धे। अब जो आगे प्रश्न हमें दिया गया है उस प्रश्न में हमें एक संवाद लेखन के विषय में कहा गया है कि संवाद लेखन किस तरह लिखा जाता है। विषय हमें दिया गया है मित्र के साथ अपने किसी साहसिक कारनामे पर हुई बातचीत को संवाद रूप में लिखे। संवाद रूप को अंग्रेजी में डायलॉग कन्वर्सेशन कहा जाता है। इसके लिए यह नियम आवश्यक है कि हमारे जो संवाद हैं वो संक्षिप्त हों और अपने वक्तव्य को अर्थात अपनी बातचीत को कहने में पूरी तरह समर्थ हों। विशेष रूप से संवाद में विराम चिन्हों का अधिक ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अगर हम सही विराम चिन्ह नहीं लगाएंगे तो हमारा जो संवाद है वो सही रूप से वर्णित नहीं होता है। इसलिए जो भाषा है हमारी वो अटपटी बन जाती है।
इसलिए आवश्यक है कि संवाद लिखते समय हम विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि एक तो हमारे संवाद संक्षिप्त हो, विराम चिन्हों का सही स्थान पर सही प्रयोग हो, और इसके अतिरिक्त जो हम संवाद कर रहे हैं आपस में किसी के साथ भी जो हमें विषय में दिया गया है वो पूर्ण होना चाहिए। जब हम संवाद की अंतिम लाइन लिखते हैं तो हमारा विषय पूर्ण हो जाना चाहिए। आइए शुरू करते हैं संवाद। आप और आपके एक मित्र में बताया गया है संवाद। तो आपको मैंने नाम दिया है राम। मित्र कैसे हो? मुझे तुम्हें अपने बहादुरी के कारनामे के बारे में बताना है। मित्र, मैंने भी तुम्हारी बहादुरी के विषय में अपने पड़ोसी से सुना था। आप उसे इस बात का पता कैसे चला? मित्र, जब तुम यह बहादुरी का काम कर रहे थे तो वह भी सड़क के किनारे लगी भीड़ में था। आप मैं उस बच्चे की जान बचाकर खुश हूँ। मित्र, तुम्हें उसके डूबने की जानकारी कैसे हुई? आप जब मैं नदी के ऊपर बने पुल पर था तब मैंने उसके चिल्लाने की आवाज सुनी। मित्र, तुम्हारा साहस सराहनीय है या प्रशंसनीय है। आप मुझे इस बात की खुशी है कि मैं उस बच्चे का जीवन बचाने में सफल रहा। मित्र, हम में दूसरों की भलाई की भावना का गुण होना चाहिए। आप तुमने ठीक कहा मित्र। अलविदा। मित्र, अलविदा, फिर जल्दी ही मिलेंगे। इस तरह हमारा ये संवाद कार्य पूरा हुआ बच्चों। आशा करती हूँ कि इस पाठ में जितना भी अभ्यास कार्य हमने किया, व्यंजन संधि एवं संवाद एवं गद्यांश भाग, वो आप सबको समझ में आया होगा। मेरा ये चैनल आपकी शिक्षा में सहायक हो रहा होगा। इसी आशा के साथ आपसे विनम्र आग्रह करती हूँ कि सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन बटन अवश्य अवश्य दबाएं, ताकि जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आपकी शिक्षा में सहायक हो। इसके अतिरिक्त अगर आपको किसी प्रश्न से संबंधित कोई जिज्ञासा हो तो उसके विषय में भी आप जरूर लिखें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी वो जिज्ञासा शांत करने में सफल रहूं। इसी आशा के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।